अहमद सईद साहब, आपको क्या लगता है अभी सालिस जो है दोबारा से एक्टिव हुए हैं? पहले खबर ये आई थी कि सालिसों ने हाथ खड़े कर दिए जनाब, अब हमसे नहीं होता। फिर अगर आपने आपस में लड़ लड़ के चीज़ को तय करना है तो एक एफर्ट कर लें, जब आपसे आउट ऑफ कंट्रोल होगी चीज़ तो फिर आ जाइएगा। अब ईरान के वज़ीर दाखिला भी पाकिस्तान आ रहे हैं और ये खबर भी सामने आई है कि 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ भी सालिसों की तरफ से सामने आई है। आपको लगता है कि दोनों पार्टीज ये समझने के लिए तैयार हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम और तमाम माहिरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। आपने ठीक कहा कि बड़ी अफ़सोस की बात है कि 14 दिन के 14 नुकात के ऊपर जब ये बातचीत हो गई और सालसी भी बड़ी कामयाबी के साथ चल रही थी, तो उसके बाद दोबारा इस चीज़ को एस्केलेट करना ठीक नहीं था। मेरे ख़्याल में इसमें जो मैकेनिज़्म्स ऑलरेडी डेवलप किए गए थे, जिसमें कि टेक्निकल टीम्स ने बातचीत करनी थी, उसके अंदर जो है हॉटलाइंस को इन्होंने एक्टिवेट करना था, तो वो तमाम चीज़ें नहीं हुई। तो उसकी वजह से मेरे ख़्याल में ये सारे सिलसिले दोबारा शुरू हुए। और जैसे आपने कहा कि ट्रिगर जो है वो 7 जुलाई 6-7 जुलाई की रात को जो 3 टैंकर्स के ऊपर ईरान ने हमला किया था, जिसमें एक सऊदी अरब का था, एक कतर का और एक जी। लाइबेरिया का था। तो ये उसके बाद से ये फिर फैलना शुरू हो गया। फिर उसके बाद से तो ये बेसिकली तो ये है कि दोनों के अंदर जो जैसे अभी उस्मान साहब ने शायद ये कहा कि मिसट्रस्ट भी है और ये बहुत ज़्यादा आपस में, तो उसमें सालसी का किरदार तो मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है और पाकिस्तान का किरदार उसमें बहुत ज़्यादा अहम है। और अभी जैसे ये पिछले 12-13 दिनों से ये चीज़ अब चल रही है, तो अब मेरे ख्याल में आहिस्ता-आहिस्ता ये बात दोबारा सिंक इन कर गई है कि इस जंगो-जदल से या एस्केलेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सही। बल्कि ये है कि दोबारा वापस टेबल पे आना पड़ेगा। अहमद सईद साहब, अब तो सऊदी अरब पर भी अटैक हुआ और पाकिस्तान का रोल तो सालिस का ही रोल था और पाकिस्तान ने कह दिया था कि एक तो दिफाई पैक्ट में भी मौजूद हैं दोनों ममालिक। तो आपको क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी? और पहले ये होता था कि कॉन्फ्लिक्ट जब बढ़ता था, कशीदगी बढ़ती थी, तो यहाँ से कुछ लोग फ्लाई करके जाते थे ईरान के अंदर, लेकिन अब ऐसा हुआ ईरानी वजीर दाखिला आज पाकिस्तान आ रहे हैं। अब क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान के रोल को आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं सऊदी अरब पर अटैक के बाद? देखिए, जैसे मैंने लास्ट अपनी बात खत्म की थी कि दोनों साइड पे जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि वो चाह रहे हैं कि दोबारा बातचीत को शुरू किया जाए। जैसे पीट हेगसेथ की डे बिफोर यस्टरडे जो उनकी बातचीत थी, उसमें ये अंदिया दिया गया था कि बातचीत को आगे चलाया जा सकता है। इसी तरीके से ईरान की तरफ से भी ये डिजायर बाकी शो की गई है। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में जो इस्कंदर मोमनाई साहब का भी मंडे से एक डेलीगेशन आ रहा है, ऑल्दो उसके बाकी मकासद भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन इन बिटवीन मेरे ख्याल में ये बातचीत का भी इनडायरेक्ट एक दोबारा आगाज़ है और उसके अंदर दोबारा उन चीज़ों को रिकनेक्ट किया जाएगा और उसके बाद इसको लेके चलेंगे। जैसे आपने कहा सऊदीया के बारे में, ऑफ कोर्स सऊदीया के साथ हमारा ताल्लुक बहुत हिस्टोरिकल है और हमारा जो अभी स्ट्रेटेजिक पैक्ट भी उनके साथ हुआ है, उस हवाले से यकीनी तौर पे हमने कन्वे किया है ईरान को कि ये हमारी रेड लाइन है और इसके ऊपर आप आगे ना चलें। तो ज़ाहिर बात है, इससे ज़्यादा चीज़ों को आगे लेके चलना पाकिस्तान के अपने मफाद में भी बहुत मुश्किल हो सकता है कि पाकिस्तान जो है इस व्हर्लपूल के अंदर खुद कूद नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान एक सालिस की हैसियत से अपने जो हमारे सियासी रवाबित हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए इस सारे सिस्टम को अब आहिस्ता-आहिस्ता कूल डाउन करने की तरफ ले जा सकता है और यही एफर्ट अभी मेरे ख्याल में की जाएगी। और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अभी बात हुई थी, थोड़ा सा और ऐड कर दूं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में ये जो सवाल है कि ईरान क्यों बार-बार ये इसरार करता है कि जो रास्ता मैंने बनाया है वहां से शिप्स जाएं और बाकी कोई रास्ता इस्तेमाल ना करें, वो उसकी बड़ी वजह है और वजह यही है कि उसका लिंक है ईरान की जो सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के साथ। सही। वो नहीं चाहता कि वो शिप्स जो हैं बगैर बताए अंदर जाए और उसके अंदर से ज़ाहिर बात है अगर आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंपोर्ट होते हैं तो ये जिन ममालिक के अंदर पहले से ऑलरेडी थे वो सारे तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो उस वजह से ईरान जब तक चाहता है कि जो 60 डेज की विंडो है उसके अंदर इसको मैनेज करे और उसके बाद फिर वो उन्होंने अभी आईआरजीसी ने 2 बड़ी जो है ना स्टेटमेंट्स दिए जो बड़ी मानी खेज हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो हमारी
अनब्रेकेबल रेड लाइन है, नंबर वन। एंड नंबर टू, उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हुर्मुज विल नॉट बी द सेम एज इट यूज्ड टू बी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सोल्यूशन भी हो जाता है तो उसके बाद भी स्टेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर कोई कलेक्टिव मैकेनिज्म जरूर आएगा जो इसको मैनेज करेगा, जिसमें ईरान का, ओमान का और बाकी जो खलीजी ममालिक हैं उनका इसके साथ ताल्लुक भी होगा और उनकी रजामंदी भी होगी इसके अंदर। उस्मान साहब, मुस्लिम दुनिया को, ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक को इस चीज़ का इदराक है कि अमेरिका को वहाँ से भगाया जाए, और अगर अमेरिका वहाँ से जाता है तो उसको रिप्लेस कौन करेगा वहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि ईरानी कमांडर हैं मुश्तबा खामनाई के मुशीर मेजर मोहसिन रज़ाई, जिसका उनका आपने अभी जिक्र भी किया है, अब वो कहते हैं कि अगर हम पर हमले जारी रहे तो जंग का रुख हम बदल सकते हैं। तो हर तरफ तो हमले कर रहे हैं, अब क्या स्ट्रेटजी होगी और जंग का रुख बदलने से क्या मुराद है इनका? सीइंग इज़ बिलीविंग। अब वो पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि नो डाउट ये जो मोमेंट ऑफ ट्रुथ है, पर्टिकुलरली अगर हम देखें गल्फ स्टेट्स के लिए, इन्होंने 1981 के अंदर बनाया था जीसीसी कंट्री का पूरा मैकेनिज़्म, ये 79 की इरानियन रेवोल्यूशन के बाद। तो उन्हें इस चीज़ का इदराक हो जाना चाहिए, ईरान रीजन की रीजनल पावर है और एक हकीकत है, और यहाँ पे ऑड वन आउट जो है वो एक ही मॉन्स्टर है और वो है इजराइल है, जिसकी वजह से ये सारे मामलात इस नहज तक पहुँचे हुए हैं। क्योंकि वो रीजन के अंदर पोरस बॉर्डर चाहता है, प्रगनेबल बॉर्डर चाहता है, वो चाहता है इंस्टीट्यूशनल जो ढांचा है वो यहाँ के ऊपर उतना ज़्यादा इंटैक्ट ना रहे, जो शाम का मॉडल है यही चीज़ यहाँ पे करने की उनकी कोशिश थी, जो कि ऑफ कोर्स अंडर एस्टिमेट उन्होंने भी किया ईरान को इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि इस चीज़ को हमें थोड़ा डिफरेंट एंगल से इसलिए देखने की भी ज़रूरत है कि अब वो ईरान के जो दोनों महाज हैं यमन की साइड के ऊपर, उसको इजराइल जिस तरीके से सोमाली लैंड को तस्लीम करके, जो कि बाबुल मंदब के सामने है, वहाँ पे अपनी मिलिट्री जो है एक आउटपोस्ट खोलने की खबरें हैं कि वो करना चाह रहा है। इसीलिए उन्होंने पिछले महीने जिस तरीके से रिसेप्शन दी सोमाली लैंड के जो प्रेसिडेंट को, जिसके किसी मुस्लिम दुनिया ने इंडोर्स अभी तक नहीं किया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जर्मनी ने जो स्टेटमेंट दी 4 दिन पहले कि जो यूनाइटेड नेशन का जो इंटरम फ्रेमवर्क है वहाँ के ऊपर, जब ये पीस कीपिंग मिशन जो हैं विड्रॉ करेंगे 31 दिसंबर को यहाँ से लेबनान से, तो उसकी रिप्लेसमेंट के अंदर यूरोपीय यूनियन अपने फौजी मतलब नाटो के ट्रूप्स डिप्लॉय करेगा। मेरे ख्याल में ये जो डेवलपमेंट है ये देखने की बड़ी अच्छी ज़रूरत है। क्या यूरोपीय यूनियन जो है यूनाइटेड नेशन के मैकेनिज़्म को साइड पे करके अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करेगा, तो वो तो डिसीजन मेकिंग के का हिस्सा बन जाएगा यहाँ पे। तो क्या वो डिसआर्म करेंगे लटानी रिवर से लेके ब्लू लाइन के दरमियान सिक्योरिटी वो अंजाम देंगे लेबनान फोर्सेस के साथ है। और यही चाहता है इसराइल, यही अमेरिकन चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन को भी इस जंग के अंदर घसीटा जाए, और बाबुल मंदब के सामने खड़े हो रहे हैं दोबारा से वहाँ के ऊपर इसराइली। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ये दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। मुस्लिम दुनिया का प्रॉब्लम ये है, इंटेलेक्चुअली पॉवर्टी का शिकार है हमारी लीडरशिप है। देखें जिन बादशाहतों की हम बात कर रहे हैं ये कोई पब्लिक लेजिटिमेसी के थ्रू नहीं आई हुई हैं, और ये बादशाहतें इसीलिए कायम है क्योंकि इन्होंने फ़ौज के ऊपर काम नहीं किया। ये स्काई स्क्रैपर के थ्रू बना के विजन 2030 बैठे हुए थे। हम बात कर लें जितने भी ये नई पौध है वहाँ के ऊपर, MBZ की MBS और ये शेख तमीम है, तो मेरे ख्याल में ये एक पोस्ट वॉर सिनेरियो में आपको अमेरिका की प्रेजेंस नजर आ रही है? नहीं, डेफिनेटली देखिए अमेरिका की प्रेजेंस खत्म होती नजर नहीं आ रही, लेकिन अमेरिका का जो ऑरा था इन्वेंसिबिलिटी का, प्रेस्टीज का, वो तो हर्ट हुआ बुरी तरीके से, और ये अफोर्ड नहीं कर सकते उनके ऊपर रिलाई करना। और ये अमेरिका की सॉवरेनिटी, उन्होंने किसी मुल्क, मैं अगर आपको बताऊं इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, जिस किसी मुल्क की एम्बेसी दूसरे मुल्क के अंदर है, नो डाउट एम्बेसी किसी मुल्क में हो सकती है, लेकिन वो एम्बेसी उसी मुल्क की मलकियत है जो दूसरे मुल्क का झंडा उसके ऊपर लगा के बैठा है। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जैसे ही आप एंटर होते हैं किसी मुल्क की एम्बेसी में, आपने उसकी टेरिटरी में पाँव रख दिया है, तो अगर उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को ईरान हिट कर रहा है तो ये लेजिटिमेट टारगेट है उनका। देखें जहां से अटैक आएगा आप उसे ही करेंगे। ईरान ने कोई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तो डैमेज नहीं किया, खबरें तो आ रही है डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट जो है उसको हिट किया है, लेकिन अब मुझे बताएं कि कहाँ पे इस तरह का हिट है जिस तरीके से वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं, और वहाँ पे जो बहरी पूरा के पूरा आप कह लें पैराफर्नेलिया उसको टारगेट कर रहे हैं अमेरिका। तो मेरे ख्याल में हमें वो नीड टू पुट थिंग्स इनटू द पर्सपेक्टिव। जी